नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शेखर वर्मा और उसके परिवार की है। यह घटना सन 1992 में उनके साथ बीती थी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी। अक्टूबर का महीना था, सर्द हवाएं तेजी से चल रही थीं, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और दूर कहीं से ट्रेन की सीटी की आवाज़ गूंज रही थी। इसी दौरान शेखर वर्मा का ट्रांसफ़र दार्जिलिंग के पास एक सरकारी दफ्तर में हो गया था। शेखर, उनकी पत्नी मीना और उनके 2 बच्चे, 12 साल का आरव और 8 साल की निहारिका, चारों ने शहर छोड़कर दार्जिलिंग शिफ्ट होने का निर्णय लिया। परिवार दिल्ली में रहता था, लेकिन ट्रांसफ़र आदेश आने के बाद उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। कुछ ही दिनों में उन्होंने सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। दार्जिलिंग पहुंचने पर शेखर को तुरंत एक सरकारी क्वार्टर तो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कुछ दिन किराए के मकान में रहने का सोचा। शहर के मुख्य बाजार के पास मकान बहुत महंगे थे। एजेंट ने उन्हें एक बड़ा 2 मंजिला पुराना बंगला दिखाया, जो शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक सुनसान रास्ते पर स्थित था। मकान बहुत बड़ा था, चारों तरफ पुराना बगीचा, सामने लोहे का भारी गेट, ऊंची दीवारें और ऊपर एक छोटा अटारी नुमा कमरा। पहली नज़र में मीना को घर थोड़ा डरावना लगा, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि घर की बनावट अच्छी है। लकड़ी की फर्श, ऊंची छतें, पुराने झूमर और बड़े बड़े कमरे। इतना बड़ा मकान सस्ते किराए में मिलना किसी सौदे से कम नहीं था। एजेंट ने कहा, मैडम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन बहुत शांति है यहाँ। मालिक बाहर रहते हैं, बस किराए पर दिया है। शेखर को जगह पसंद आई और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन वे अपने बच्चों के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गए। शाम को जब ट्रक का सारा सामान उतारा जा चुका था और मीना रसोई में व्यवस्था कर रही थी, बाहर धुंध और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बच्चों को शुरुआत में नया घर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे बड़े कमरों में दौड़ते भागते रहे। रात होते होते वो लोग काफ़ी थक गए थे। खाना खाने के बाद वो लोग सोने चले गए। रात को जब सब लोग सोने गए तो घर में हल्की हल्की हवा चल रही थी और रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। खिड़कियां चर्र चर्र की आवाज़ कर रही थी। आरव और निहारिका का कमरा पहली मंजिल पर था। मीना और शेखर नीचे मास्टर बेडरूम में सोए। रात के लगभग 2 बजे मीना की नींद अचानक खिड़की के बाहर किसी अजीब आवाज़ से खुल गई, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार पर उंगलियों से खुरच रहा हो। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका, धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वापस लेट गई। पर तभी ऊपर से बच्चों के कमरे की दिशा से एकदम स्पष्ट कदमों की आवाज़ आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी की फर्श पर चल रहा हो। उसने शेखर को हिलाया। सुनो, ऊपर कोई चल रहा है। शेखर नींद में बोला, आरव या निहारिका होंगे, पानी पीने उठे होंगे। पर आवाज़ फिर आई और कुछ देर बाद अचानक बंद हो गई। सुबह जब मीना ने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा, नहीं नहीं मम्मी, हम दोनों तो सो रहे थे, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। दूसरी रात अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। जब मीना रसोई में थी, उसने देखा कि दरवाजे के पास रखी ट्रे अपने आप फर्श पर गिर पड़ी। उसने सोचा हवा का झोंका होगा, लेकिन सभी खिड़कियां बंद थीं। शाम को बच्चों ने बताया कि ऊपर के कमरे में एक कोना बहुत ठंडा लगता है, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। निहारिका ने कहा, मम्मी, मुझे लगता है वहाँ कोई हमें देख रहा है। मीना ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं डर घर कर गया। तीसरे दिन शेखर दफ्तर चले गए और बच्चे स्कूल। मीना अकेली घर पर थी। उसने सोचा थोड़ा ऊपर का स्टोर रूम साफ कर ले। जब वह अटारी वाले कमरे में गई तो वहाँ धूल और पुराने फर्नीचर के अलावा एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। झूला कुछ सेकंड तक हिला, फिर धीरे धीरे रुक गया। मीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसी कमरे की दीवार पर उसे कुछ अजीब से धब्बे दिखे, जैसे पुराने खून के निशान हो। उसने डर के मारे तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को जब शेखर लौटे तो मीना ने सब बताया। शेखर हंस पड़ा, तुम तो फालतू डर रही हो, पुराना घर है, थोड़ा बहुत ऐसा तो होता है, बच्चों को भी डराओ मत।
पर शेखर खुद भी रात में एक अजीब सी बात महसूस करने लगा। हर रात 2 बजे के आसपास ऊपर से वही कदमों की आवाज़ें आती, फिर कुछ देर बाद किसी के रोने की धीमी आवाज़, मानो कोई औरत फूट फूट कर रो रही हो। एक रात उसने टॉर्च लेकर ऊपर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद बच्चे घर में बदलने लगे। आरव, जो पहले बहुत हंसमुख था, अब चुप चुप रहने लगा। निहारिका अक्सर कहती, भैया वो फिर आई थी, कल रात उसने मुझे देखा। मीना ने पूछा, कौन? तो निहारिका ने जवाब दिया, वो आंटी जो सफेद कपड़े में होती है, जिसके बाल बहुत लंबे हैं। मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक शाम पड़ोस में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति श्री घोष मिलने आए। उन्होंने घर को देखते ही पूछा, आप लोग इस मकान में रहने आ गए? शेखर ने कहा, हाँ। क्यों? श्री घोष ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस घर में पहले एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चे। अचानक एक रात पूरा परिवार मर गया, किसी को नहीं पता कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत ने खुद को और बच्चों को फांसी लगा ली। कुछ कहते हैं कि किसी आत्मा का साया था। तब से कोई भी इस घर में ज़्यादा दिन नहीं टिका। आप भी सोच समझ कर रहिएगा। मीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शेखर को भी पहली बार झटका लगा। इसके बाद घर में घटनाएं भयावह होने लगीं। एक रात आरव चीखता हुआ अपने कमरे से भागा, पापा, ऊपर वो खिड़की के पास कोई खड़ा था, उसने मुझे देखा, उसकी आंखें लाल थीं। शेखर दौड़ते हुए ऊपर गए, लेकिन खिड़की पर सिर्फ धुंध थी। दूसरी रात निहारिका गायब हो गई। पूरा घर खोजा गया। अंत में वह ऊपर अटारी के उसी पुराने कमरे में मिली जहां वह झूला था। वह वहां चुपचाप झूले पर बैठी थी और उसके होंठों से धीमे धीमे शब्द निकल रहे थे। माँ, माँ आ गई। मीना ने उसे पकड़कर नीचे लाया। अगले दिन वह बुखार में तप रही थी। एक शाम जब शेखर ऑफिस से लौटे तो देखा घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मीना और बच्चे अंदर थे। मीना बोली, मैंने तो इसे बंद किया था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा दीवारों पर लाल रंग से अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी बच्चे ने खून से कुछ लिखा हो। लिखावट में सिर्फ एक शब्द था, मत जाओ। शेखर ने तुरंत पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन जब पुलिस आई तो दीवारें बिल्कुल साफ थीं। पुलिस वाले हंसकर बोले, आपका वहम होगा। रात को मीना ने अटारी के कमरे से आती फुसफुसाहट सुनी। यह हमारा घर है, कोई नहीं जा सकता। उसने हिम्मत करके ऊपर जाने की सोची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। कमरे में एक सर्द ठंडी हवा चली। सामने दीवार पर अचानक किसी औरत की परछाई उभरी, लंबे बालों वाली, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, आंखों में गुस्सा। मीना चीख पड़ी और नीचे भागी। अब शेखर ने फैसला किया कि वह इस मकान की सच्चाई पता लगाएगा। अगले दिन वह श्री घोष के पास गया। श्री घोष ने बताया, यह घर पहले एक स्कूल टीचर परिवार का था। पति बहुत शराबी था। एक रात उसने पत्नी और दोनों बच्चों को मार डाला और खुद को फांसी लगा ली। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। कई लोग आए, लेकिन कोई नहीं टिक पाया। उसी रात शेखर ने सोचा कि वह अटारी में जाकर देखेगा। टॉर्च लेकर वह ऊपर गया। मीना और बच्चे कमरे में बंद थे। जैसे ही वह अटारी में पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा। वही औरत, सफ़ेद साड़ी में, आंखें खून जैसी लाल, चेहरे पर नफरत। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा घर है, कोई नहीं जा सकता। और अचानक सारा कमरा हिलने लगा। झूला जोर जोर से झूलने लगा। दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, बच्चों की चीखें, औरत की रोने की आवाज़ें, किसी मर्द की दहाड़। शेखर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह नीचे कमरे में पड़ा था। मीना और बच्चे रो रहे थे। उन्होंने बताया कि रात को अचानक ऊपर से शोर आया, दरवाज़ा खुद खुल गया और शेखर नीचे बेहोश पड़ा मिला। उस दिन शेखर ने सरकारी दफ्तर में क्वार्टर के लिए तुरंत आवेदन दिया और मकान खाली करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आखिरी रात सबसे भयानक साबित हुई। जब वे लोग सामान पैक कर रहे थे, तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीना ने मोमबत्ती जलाई।
अचानक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। ऊपर से वही कदमों की आवाज़, फिर बच्चों के रोने की आवाज़ें और एक भारी आवाज़, कोई नहीं जा सकता। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां धड़ाधड़ बंद हुईं। चारों लोग डर से एक दूसरे से लिपट गए। सामने अचानक वही औरत प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर गुस्सा, आंखें खून से भरी हुईं। उसके पीछे 2 बच्चे और एक आदमी की परछाई थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। यहीं रहो, हमारे साथ। शेखर ने हिम्मत करके अपनी जेब में रखी माचिस से मोमबत्ती जलाई और अटारी की तरफ भागा। उसने देखा, दीवार पर वही जगह जहां खून के निशान थे, वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। उसने उसे खोला। अंदर 4 तस्वीरें थीं, उस मरे हुए परिवार की। तस्वीरों को जला दिया। तस्वीरों के जलते ही जैसे घर की दीवारों से जोर की चीख निकली, पूरा घर हिल गया। औरत और उसके परिवार की आत्माएं चीखती हुई धुएं में बदल गईं और कमरे से गायब हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। अगली सुबह शेखर और उसका परिवार बिना पीछे देखे उस घर से निकल गया। शहर के क्वार्टर में शिफ्ट होने के बाद भी बच्चों को कई महीनों तक बुरे सपने आते रहे। उस मकान को आज तक कोई किराए पर नहीं लेता। वह सुनसान खड़ा है, धुंध में डूबा, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। और दार्जिलिंग के उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं, रात के वक्त उस मकान की अटारी में अब भी एक झूला अपने आप हिलता रहता है और कभी कभी किसी औरत की रोने की आवाज आती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।